हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 9th का मोशन। स्टार्ट करते हैं मोशन। सबसे पहले हम मोशन के डिफिनेशन जानेंगे कि मोशन का मतलब होता क्या है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि मोशन कैसे आप डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, अभी सपोज ए पॉइंट पे इसकी पोजीशन है और ए से अगर बी पे जाता है, इसकी पोजीशन ए से कहाँ पे जाता है, बी पे अगर पहुंचता है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। ए से पोजीशन चेंज हो गई बी पे। तो कैसे चेंज हुई, आपको पता है बिना मूव किए तो ए से बी पे गया नहीं होगा, मूव करके गया होगा। यानी कि मोशन में रहा होगा तब अपनी पोजीशन को चेंज किया। अब पोजीशन के साथ टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि इसका पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अभी मान लो सपोज यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहुंचा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड स्टार्टिंग, फिर यहाँ पे आया 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे पहुंचा होगा तो टाइम हुआ होगा 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड। इसी तरह इसकी जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे टाइम, यानी कि आप कह सकते हो जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। तो इसी तरह मोशन की डिफिनेशन आपको पता चल गई। कैसे आप इसको लिखोगे, डिफाइन कैसे करोगे। when an object when an object changes its position with respect to time then object is said to be in motion। यानी कि ये कंपलसरी है कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा, मोशन में होगा। अब मोशन के बाद हम आते हैं इसमें कितने कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे स्टार्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सबसे पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद एक एक चीज इसकी डिफिनीशन से लेके सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। जैसे सपोज यहाँ पे आपका स्कूल है, ए पॉइंट पे आपका स्कूल है और बी पॉइंट पे आपका घर है। आपके स्कूल से आपके घर पर जाने का रास्ता जो दिया गया है कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप क्या करोगे, इस रास्ते से चलते 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 कहाँ पे पहुंच जाओगे, बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, अपने घर पे पहुंच जाओगे। तो जिस रास्ते से, रास्ते को इंग्लिश में बोलेंगे पाथ, जिस पाथ पर कोई चलकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है उस पाथ का जो टोटल लेंथ होता है, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और अगर उन दोनों पॉइंट को, ए और बी को, आपसे बोला जाए कि सबसे कम डिस्टेंस में कैसे, अगर ए और बी के बीच में आपसे बोल दिया जाए कि ऐसा रास्ता बनाओ कि आप जल्दी पहुंच जाओ, तो सबसे शॉर्टकट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट पाथ। इनके बीच में हमने स्ट्रेट पाथ बना दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। यानी कि कभी भी ध्यान देना, दो प्लेस के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन देता है। यानी कि इनके बीच में हमने स्ट्रेट लाइन
ड्रॉ कर दिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा और यही कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पाथ होगा, पाथ का जो टोटल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्टेंस। यानी कि सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। आपको पता चल गया कि डिस्टेंस जो टोटल पाथ लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है। यानी कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड by an object, object is known as distance। इससे ज्यादा और कुछ नहीं आपको जानना है। अगर कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए आपसे तो बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो पाथ होता है जिससे आप एक जगह से चल के दूसरे जगह जाते हो उसका टोटल लेंथ क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी। तो आपको पता है यहाँ पे लेंथ आया, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, एक और पॉइंट है इसमें कि स्केलर होता है कि वेक्टर। अभी हम आपको डिफाइन करेंगे स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ऐसे आपको बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर यहाँ पे आप पहुंचते हो तो आपका फेस जिस इसके आगे जो पाथ होगा उस तरफ आपका फेस होगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप हो स्टार्ट तो आपका फेस इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे आप पहुंचे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, आपका फेस जिस तरफ रास्ता होगा उस तरफ होगा। यहाँ पे आप पहुंचे तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। ईच एंड एवरी पॉइंट पाथ पे आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कि डिस्टेंस के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से ये क्या है? इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको कुछ नहीं जानना है, बस आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है दो प्लेस के बीच का वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसमें आप नोट कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट में बहुत इजी तरीके से एक एक चीज आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि क्या चीज कैसे हो रहा है। कुछ भी आपको लर्न करने की इसमें जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने अभी इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्प्लेसमेंट जो दो प्लेस के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, इसको आप डिफाइन करोगे द शॉर्टेस्ट लेंथ between two places is known as displacement। यानी कि दो प्लेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इसकी यूनिट की बात आती है तो यहाँ भी इसको लेंथ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लेंथ को मेजर किस में किया जाता है? मीटर में। तो इसकी भी सेम यूनिट हो जाएगी, द एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज मीटर।
और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट के केस में स्ट्रेट पाथ था, उसे a से b पे जाना था, तो अभी यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन इसी तरफ जिस तरफ पाथ होगा, यहाँ पे है तो सेम, यानी कि इसके पास फिक्स डायरेक्शन है, इसके पास फिक्स्ड डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन होगा यहाँ पे इस वाले केस में जो हमने इसके पहले बताया आपको, फ्रॉम ए टू बी। ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, और बी को बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ए को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन और बी को फाइनल पोजीशन। जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है वो होगा हमेशा, आप ध्यान में रखना, इनिशियल, और जहां पे पहुंचेगा वो होगा फाइनल। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे आप दिखाओगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और साथ में डायरेक्शन इसका क्या होगा, इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आप बताओ कि इसका डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए टू बी हो गया है। अब हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो केस हम देखते हैं, उससे एक फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बल्कि जो कंपटीशन की प्रिपरेशन वगैरह बच्चे करते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो रिजल्ट पूछा जाता है। तो सेम दो केस हम लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जो इसके पहले हमने डायग्राम बनाया था, केस नंबर फर्स्ट का था। केस नंबर फर्स्ट यानी कि अगर ए से बी पर पहुंचने का जो रास्ता है, पाथ है, वो आपका स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस केस में आपको पता है कि ये जो पाथ लेंथ होगा ये डिस्टेंस होता है, और स्ट्रेट लाइन से जो ज्वाइन कर दोगे उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आपसे पूछे, समझना ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे इन दोनों में किसका लेंथ ज्यादा है, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि स्ट्रेट लाइन तो बहुत छोटा होता है, उसके अलावा जो भी कुछ हो वो सबसे बड़ा होता है। तो ये जो पाथ का लेंथ होगा, इस वाले स्ट्रेट लाइन से इसका लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इजीली बोल दोगे इस केस में हियर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये पहला रिजल्ट आपको मिल गया। अब इसी तरह अगर हम केस नंबर सेकंड लेते हैं, सिचुएशन सपोज करते हैं, आपको पता है पूरी फिजिक्स सपोज पे है, बिना सपोज के कुछ नहीं होने वाला, तो हमने सपोज कर लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। तो केस नंबर सेकंड पे हम आते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर मान लो ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का जो पाथ है वो स्ट्रेट हो, पहले से ही स्ट्रेट हो, तो पाथ अगर यही है तो इसका लेंथ भी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, पाथ लेंथ। और ये स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही होगा, तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का सेम पाथ है। तो आप बता दो कि इस केस में हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अगर फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करके लिखते हो एक साथ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या रिजल्ट आता है फाइनली। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस LHS में, यहाँ भी LHS में डिस्टेंस है, तो हमने लिख दिया दोनों साइड, दोनों सेम साइड में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया। यहाँ पे पहले ग्रेटर है तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है साइन के में क्या है, इक्वल है। इक्वल में दो पैरेलल लाइन होती है, तो इसकी एक लाइन हमने ले लिया एक पैरेलल और इसकी खींच दिया तो इक्वल भी हो गया। लास्ट में आरएचएस में दोनों पॉइंट पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको पढ़ोगे कैसे आप, फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसको आप ऐसे रीड करोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है हमेशा एक कंपलसरी है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या तो इक्वल होगा, उसके अलावा कभी भी छोटा नहीं होता है। अब आप लोग नोट कर लेना इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन। फाइनल इसका मतलब होगा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या तो इक्वल होगा। अब बात आती है इसका सेकंड रिजल्ट क्या आएगा। तो सेकंड रिजल्ट में हम देखते हैं एक और कंक्लूजन आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा और आपको इस पे मार्क करना होगा। कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है और लेस इक्वल बना सकता है, बहुत सारे। तो आपको ये ऑप्शन देखेगा तो इस पे मार्क करोगे, या अदरवाइज इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता है एलएचएस से आरएचएस में कोई चीज आता है, ये डिस्प्लेसमेंट इस साइड आएगा तो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो दूसरा इसका कंक्लूजन रिजल्ट निकल के आया, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये है आपका सेकंड कंक्लूजन निकल के आया। इसको आप लोग कैसे बोलोगे, कैसे रीड करोगे, इसका मतलब है रेशियो के फॉर्म में, तो डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, the ratio of the distance to the displacement is always greater than or equal to greater than or equal to 1, greater than or equal to 1. The ratio of the distance to the displacement is always greater than or equal to 1. ठीक, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे आप सॉल्व करोगे, कुछ एग्जांपल्स इस पे देखते हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का स्पीड आपको पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सीलरेशन पढ़ना है और रिटार्डेशन, ये सारे बेसिक पॉइंट हैं। अगर अच्छी तरह आप पढ़ लिए तो कोई भी किसी भी कंपटीशन में आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा कर सकते हो। जैसे अब हम इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज एक स्क्वायर के शेप में कोई ग्राउंड है जिसका नाम हमने दे दिया ABCD, और यहाँ पे कोई आदमी है, उसको A से B पे पहुंचा पहले, फिर B से C पे पहुंचा, फाइनली कहाँ पे पहुंच गया, C पे पहुंच गया। तो आपको अगर पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो प्रोसेस जो हम बताएंगे आप उसको ध्यान में रखोगे, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ जो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले पाथ है कितना कवर किया, ए से पहले कहां पे गया, बी पे गया, यानी कि ए बी कवर किया है, तो हो गया ए बी प्लस जितना मूवमेंट होगा उसका टोटल सम जो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
फिर बी से सी पे पहुंचा, फाइनली सी पे जाके रुक गया, फिर कितना कवर किया, BC। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अगर मान लो सपोज इसकी वैल्यू गिवन है 3 मीटर और इसकी वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तो आप क्या करोगे, 3 मीटर AB की वैल्यू प्लस BC की वैल्यू 4 मीटर, ये फाइनली आपका आ जाएगा 7 मीटर आंसर। इस केस में डिस्टेंस आ गया आपका 7 मीटर। ओके, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं, ध्यान में रखना, जहां से चला वो होता है इनिशियल, जहां पे फाइनली पहुंचा वो होता है फाइनल। हमेशा इनिशियल और फाइनल को आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन से सबसे पहला काम ज्वाइन कर दोगे। तो हमने स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और जो इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन है उसका जो लेंथ होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा इज इक्वल टू AC, क्या है, A से लेके C तक AC। अब AC की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको पता है AC फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका 4 मीटर गिवन है, ये आपका 3 मीटर गिवन है, ABC। AC क्या है आपका, हाइपोटेनस है। तो आपको पता है हाइपोटेनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी AC की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। BC कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 5 मीटर। 25 का रूट क्या होगा, 5 मीटर, यानी कि आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसी प्रोसेस से फाइंड करोगे। जैसे अब अदर कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। सेम यही प्रोसेस आप हर जगह यूज करोगे। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट वगैरह भी, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, लेकिन अभी एग्जांपल्स आप समझ लो, ताकि बुक से जब बुक आप ओपन करोगे एनसीईआरटी या कोई भी बुक हो, तो उसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन जिसमें डाउट होगा कमेंट में आप बता सकते हो, उस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं। सपोज एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, और इस पर कोई आदमी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रनिंग कर रहा है। यहां से A से चलना स्टार्ट किया ऐसे, और फाइनली B पे पहुंचा, यानी कि हाफ सेमी सर्कल कवर किया, हाफ सर्कल कवर किया। इसको कैसे क्वेश्चन होगा, अ मैन मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ एंड कवर्ड हाफ सर्कल या सेमी सर्कल, then find the distance and displacement covered by the man। इसका रेडियस गिवन, रेडियस इज गिवन बाय r, रेडियस r गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो सबको समझना ध्यान से। ये जो पाथ है जिस पर चल के A से B पर गया, इसका जो टोटल लेंथ आएगा, यही टोटल लेंथ कहलाएगा क्या, डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि ये पाथ है पूरा। ठीक है,
तो डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये लेंथ होगा कितना, आपको पता है सेमी सर्कल का हाफ है और ये पूरा इसका होता है सर्कल का सरकमफियरेंस, और ये सरकमफियरेंस, अब इस जो सर्कल है ये पूरे लेंथ को बोलते हैं सरकमफियरेंस, और सरकमफियरेंस का कितना पार्ट कवर किया है, हाफ पार्ट कवर किया है। तो सरकमफियरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा पाई r, कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ है कितना होगा, पाई इंटू r, ठीक। यानी कि डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना होगा, पाई इंटू r कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देना जो भी आएगा 5 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आ गया डिस्टेंस, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो हम बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए केवल और केवल आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब, इनिशियल कौन सा पॉइंट है ए, फाइनल है बी, ए से बी पर पहुंचा तो इनिशियल और फाइनल को आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन होगा आपको पता है सर्कल का डायमीटर है, और यही स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ए बी का जो लेंथ होगा, और ये आपका डायमीटर है, रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर इसका डबल हो जाता है, पूरा एक टोटल डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आपका कवर हो गया। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड एग्जांपल करते हैं, बस लास्ट एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद कराए जाएंगे उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब एग्जांपल नंबर थर्ड की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है इस पे मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पहुंचा कहां पे, सी पे पहुंचा, थ्रू बी, बी से होकर सी पे पहुंचा, तो बी पहले रहा होगा, बी पहले रहा होगा, यहां पे हमने बी बना दिया, ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, देन अगेन कम बैक टू द पॉइंट ए, और वापस आ जाता है उसी पॉइंट पे, उसी सेम उसी पाथ पे आता है, ए पॉइंट पे वापस आ जाता है, ए से चला था और फिर फाइनली ए पे पहुंच गया। तो अगर आपसे गिवन है कि ए बी जो है 3 मीटर है और बी सी आपका 4 मीटर, ये गिवन वैल्यू, तो आपको पूछा जाए कि इसमें आप बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए रीचेस टू द पॉइंट सी थ्रू बी, यानी कि एक आदमी है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कहां से स्टार्ट करता है, ए से, ऐसे आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया होगा, ए से स्टार्ट किया, ए से कहां पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, देन कम बैक टू द पॉइंट ए, उसके बाद वो वापस आ जाता है ए पॉइंट पे। तो इस पूरे सिचुएशन, पूरे केस में आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ, ए से बी पे गया यानी कि ए बी, प्लस बी से सी पे गया यानी कि बी सी, प्लस सी से ए पे आ गया यानी कि सी ए, कितना होगा आपको पता है, 3 है, 4 है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, प्लस सी से ए यानी कि टोटल 3 प्लस 4 कितना, 7 मीटर, तो फाइनली आ गया 14 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में बता चुके हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है आपको तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। तो आपको पता है इनिशियल भी ए है, फाइनल भी, फाइनली वो ए पे पहुंचा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ए है, ए से ही चला था और ए पे आके रुक गया। तो दोनों जब सेम पॉइंट है इनिशियल और फाइनल, तो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0, यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट
क्या होगा, जीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या चेंज जिसमें ना हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो वेरी करे, वेरिएबल। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, मोशन की बात हो रही है, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब बात आती है स्पीड कांस्टेंट कब हो सकती है। तो अभी इसके बाद आप लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे। स्पीड कांस्टेंट तब होती है जब उसका सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको डिफाइन कैसे करोगे, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट covered when an object covered equal distances in equal time intervals then object is said to be in uniform motion। यानी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो उसका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हर एवरी 5 सेकेंड में वो सपोज 7 मीटर कवर कर रहा है, तो टाइम हमने क्या बोला, एवरी 5 सेकेंड, टाइम सेम है और 7 मीटर कवर कर रहा है। हर 5 सेकेंड में वो 7 मीटर कवर कर रहा है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमने अभी सपोज इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां से लेके यहां तक ये पहुंचा कितने टाइम में, 0 से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां पे पहुंचा 5 सेकेंड में। कितना मीटर कवर किया, 7 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड जब हुआ तो भी 7 मीटर कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी कि 15 सेकेंड में कितना कवर किया, 7 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी कि 20 सेकेंड पे जब पहुंचा तो भी 7 मीटर कवर किया। तो ऐसे मोशन को आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सेकेंड है आपका, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर टाइम की बात कर लें, टाइम इंटरवल्स या डिस्टेंस जो है अगर इक्वल नहीं होता है तो उसका मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, एक को फिक्स कर दो, एक को वेरी करा दो तो भी दोनों वेरी हो जाएगा स्पीड इसकी, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड unequal distances
in equal time intervals, in equal time intervals, then object is said to be, object is said to be in non-uniform motion, in non-uniform motion. ये भी कर सकते हो आप, when an object covered equal distances in unequal time intervals, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से एक वेरी होना चाहिए, तो पूरी क्वांटिटी स्पीड जो है उसकी क्या होगी, वेरी होगी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब उसके बाद आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक ये हो जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है सबसे पहले जानेंगे। स्पीड, तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, यूनिट टाइम इंटरवल में, या आप कह सकते हो इन 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करवाता है वही कहलाती है उसकी स्पीड। जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाता है, स्पीड। यानी इसको आप डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस covered by an object in 1 second, by an object in 1 second is known as speed। यानी कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है वही कहलाती है इसकी क्या, स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर फार्मूला केवल पता हो उससे डिफिनीशन बनाया कैसे जाता है, तो सपोज ध्यान से देखना, अगर हमने कभी भी दो चीजें अगर डिवाइड के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो, तो डिनोमिनेटर को 1 सपोज करके डिफिनीशन बनाते हैं। अगर हमने सपोज कर लिया इफ टाइम, टी का मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर इसमें पुट करोगे टाइम की जगह पे 1, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 1। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि इस केस में स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब कब हुआ, जब टाइम की वैल्यू कितनी हुई, 1 सेकेंड। इसको कैसे बोलोगे आप, स्पीड इक्वल का मतलब इज डिफाइंड, speed is defined as the distance covered by an object in 1 second। यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे एंड कर दोगे। स्पीड इक्वल का मतलब इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड और स्पीड का फार्मूला। अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप यहां पे देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड।
स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड कंप्लीट हो गया। एक आती है, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। इसी में एक और स्पीड होता है, उसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल जर्नी की बात करते हैं, और यहाँ पे ये जो स्पीड होगी इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम की स्पीड बताया जा रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये होता है एवरेज स्पीड, यानी टोटल जर्नी में कितनी एवरेज स्पीड है उसकी, उसके बारे में बताया जा रहा है एवरेज स्पीड। तो इसका फार्मूला होता है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया फार्मूला एवरेज स्पीड का। अभी एवरेज स्पीड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आप यहाँ पे स्टार्ट से इसको मेंशन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। ये सारे पॉइंट्स जितने भी टर्म हम आपको बता रहे हैं मोशन के सबसे बेसिक हैं, बल्कि आप ये कह सकते हो फिजिक्स में इसके बिना कुछ नहीं। ये सारे पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इस स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप स्पीड को एक डेफिनिट पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं, यानी कि स्पीड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हो जाता है वेलोसिटी। यानी कि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ उसे डायरेक्शन अगर मिल जाए तो वही हो जाता है वेलोसिटी। यानी कि आप डिफाइन कर सकते हो वेलोसिटी को, स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड, आप लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द स्पीड in a definite direction, particular direction, definite direction। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, द स्पीड, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। वेलोसिटी स्पीड ही होता है, लेकिन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन में अगर उसको डायरेक्शन मिल जाता है, उसकी स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आप काउंट करते हो, तो वही होता है उसकी वेलोसिटी। अब इसका फार्मूला, दूसरी डिफिनीशन हम आपको बताते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड फार्मूले बनेंगे और उसको आप लर्न करोगे, ये भी और दोनों डिफिनीशन इम्पोर्टेंट है। दूसरी इसकी डिफिनीशन होती है द रेट ऑफ चेंज, द रेट of change, rate of change of displacement, the rate of change of displacement with respect to time, with respect to time is known as velocity। हमने क्या बताया, the rate of change of displacement with respect to time is known as velocity। velocity फार्मूला क्या होगा इसका,
वेलोसिटी इज इक्वल टू, रेट का मतलब क्या होता है ध्यान देना, कभी भी जैसे सपोज इसके x अपॉन हमने y लिखा, तो कभी भी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में तो उसको बोलोगे रेट। किसका रेट? ऊपर वाले का रेट विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाले के, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेट, इसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां पे क्या बोला जा रहा है? रेट किसका है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऊपर होगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि नीचे क्या होगा? चेंज इन टाइम, या आप बोल सकते हो टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये इसका फार्मूला हो गया, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ये आ गया वेलोसिटी का फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। अब इसी को आप दूसरे फार्मूले, दूसरे टर्म में लिख सकते हो। वेलोसिटी को v से अगर रिप्रेजेंट हम करें, v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल टू, चेंज को हमेशा डेल्टा से डिनोट करोगे, इसको बोलते हैं डेल्टा। अगर ऐसे आप बना दोगे तो इसका मतलब होता है डेल्टा, और किसको इंडिकेट करता है? चेंज को। तो आप देखो यहाँ पे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा हमने बना दिया। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट को s लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा s अपॉन टाइम इंटरवल का मतलब होता है चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम डेल्टा t। ये फार्मूला हो गया। अब इसी को आगे, लेकिन अभी 9th क्लास के लिए तो यही फार्मूला जरूरी है। अगर कोई कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए, या 11th क्लास के लिए इसका दूसरा भी फार्मूला हो जाएगा। जब टाइम को हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, यानी कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इफ टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, देन वेलोसिटी जो होगी वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, उसको बोलोगे फार्मूला हो जाएगा d। डेल्टा की जगह बस d आ जाता है, ds अपॉन dt। और d डिफरेंशिएशन का साइन होता है, बाद में बताया जाएगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में आप लोगों को। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो आपको पता है ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम होता है सेकंड, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब बात आती है स्केलर है कि वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। कोई एक भी, अगर फार्मूले में कोई एक भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो पूरी क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। लास्ट बेसिक टर्म्स है जो हमने बेसिक टर्म करा रहे हैं मोशन से रिलेटेड, उसमें ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी फोर्थ टॉपिक एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता क्या है? प्रैक्टिकली आप समझो ध्यान से। अगर आप सपोज बाइक से मूव कर रहे हो, कार से मूव कर रहे हो, तो जैसे आप एक्सेलरेटर इंक्रीज करते हो तो उसका मतलब एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू फोर्स, यानी किसी चीज को, यानी कि एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेटर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है मोशन की हेल्प कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। जबकि रिटार्डेशन क्या होता है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, दैट इज ड्यू टू रिटार्डेशन।
यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है और रिटार्डेशन उसको रोकता है, डिक्रीज करता है, दोनों में ये चीज है। तो एक्सेलरेशन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो रिटार्डेशन रोकता है, अपोज करता है या डिक्रीज करता है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा रिटार्डेशन। तो इसको किससे इंडिकेट करोगे? नेगेटिव से। अगर फॉर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों सेम चीजें होती हैं, बस फर्क क्या होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो और नेगेटिव आ गया, दैट इज रिटार्डेशन, वो क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। अब पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन होगा, वहां पे स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसको दोनों को डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is known as acceleration, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में हमने लिख दिया। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब डिवाइड की फॉर्म में होगा, तो फॉर्मूला इजीली आपको डेफिनेशन से पता चल गया। आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, किसका रेट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट है, तो ऊपर हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम, तो अपॉन में हो जाएगा चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। और इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका दूसरा भी फार्मूला, इसी को थोड़ा मैथमेटिकली और अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया गया। और चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अभी स्टार्ट हुआ चल रहा, स्टार्टिंग में कोई चीज होता है, वहां पे टाइम जो होता है 0 होता है, स्टार्ट करते हैं तो, और वहां पे जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं इनिशियल। अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया और इसकी इनिशियल में स्पीड कितनी है? वेलोसिटी, वेलोसिटी है स्मॉल u। अब कुछ टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम वो यहाँ पे जब पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इनिशियल, और ये यहाँ पे एंड हुआ तो ये हो गया फाइनल। स्पीड इंक्रीज होके कहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज होके कहाँ पे पहुंचती है? u से v पे। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कभी भी किसी चीज में चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इसका दूसरा फॉर्मूला, इसको आप ये भी बोल सकते हो क्या? इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ये इसके दो फार्मूले, दोनों अलग अलग फॉर्म है, फार्मूला एक ही, बस उसको अलग अलग तरीके से आपने लिखा है। अब इसको अगर हम किसी सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर दें सारी चीजों को, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं, चेंज का मतलब डेल्टा हो गया, एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया, ठीक।
चेंज का मतलब डेल्टा, किसमें, वेलोसिटी में। अगर हमने यहाँ पे वेलोसिटी को v से डिनोट कर दिया अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल का मतलब चेंज इन टाइम, तो ये हो गया डेल्टा टी। इसका ये फॉर्म एक आ गया, यही वाला फार्मूला यही है, बस इसको लिखने के तरीके अलग है। दूसरा फॉर्म इसका हो जाएगा a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल, u है इनिशियल, यानी कि v माइनस u अपॉन टाइम इंटरवल हमने सपोज कर लिया कितना टाइम है t। ये आ गया आपका दूसरा फार्मूला, और यही फार्मूला आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा जो एग्जांपल आप सॉल्व करोगे। ये फार्मूला आप लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न होना चाहिए। आपको पता है ये एक्सेलरेशन है, v क्या है, v है आपका फाइनल वेलोसिटी और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये टॉपिक एक्सेलरेशन आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखने की बात है, एक्सेलरेशन में हमेशा स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, यानी u इनिशियल छोटा होगा और v फाइनल बड़ा होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा और साथ में चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जो आएगा वो पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। While in the case of retardation change in velocity is always negative। तो ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव या किसी कंपटीशन की किसी कंपटीशन वगैरह की प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो कंपटीशंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक्सेलरेशन के बाद हम आते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, बस कुछ नहीं, इसमें जो जहां पे आप लिखे हो चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहां पे हो जाएगा नेगेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी या नेगेटिव चेंज इन द वेलोसिटी। यानी कि इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, द रेट ऑफ नेगेटिव चेंज in velocity with respect to time is known as retardation, अब रिटार्डेशन की बात आती है तो रिटार्डेशन जो होगा फार्मूला क्या होगा, रिटार्डेशन सेम एक्सेलरेशन जो होता है वही रिटार्डेशन होता है, बस इसका साइन नेगेटिव होता है। यानी कि ये एक्सेलरेशन अगर स्मॉल a था तो इसको डिनोट करोगे किससे, माइनस a से डिनोट करोगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो रिटार्डेशन का फार्मूला जो होगा वही एक्सेलरेशन का जो फार्मूला वही रिटार्डेशन का होगा। फार्मूला नोट करने की जरूरत नहीं, बस इसमें जान जाओ कि रिटार्डेशन जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो दोनों से सेम चीजें होती हैं, बस दोनों फर्क हमने डिफरेंस बता दिए हैं। तो यूनिट भी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो ध्यान देना, यूनिट की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बोथ दोनों की यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट इन दोनों की क्या होती है बच्चों, ऊपर आया था वेलोसिटी फार्मूले में, नीचे आया था टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और फिर नीचे अपॉन में क्या है, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, तो फार्मूले में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आज के लिए इतना,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अगर हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे लगे हों, सारे टॉपिक आप लोगों के लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शिव्या क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।